नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास निरूपण का दूसरा लेक्चर। अर्थात आज शुरू करेंगे इतिहास का महत्व क्या है और उसकी उपयोगिता क्या है। साथ ही साथ बात करेंगे कि इतिहास के साधन और विधि कौन कौन सी है, अर्थात मीन्स एंड मेथड ऑफ हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सिग्निफिकेंस एंड यूटिलिटी ऑफ हिस्ट्री। तो हम लोग इसका क्या महत्व है, साथ ही साथ क्या उपयोगिता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि इतिहास का ज्ञान न केवल हमारे वर्तमान को सुसंपन्न बनाता है, बल्कि हमारे उज्जवल भविष्य का मार्ग भी बताता है। दूसरा पॉइंट देख रहे होंगे, ज्ञान की निरंतरता को बनाए रखने में इतिहास का महत्वपूर्ण हाथ है। अगर आपको कहीं ना कहीं ज्ञान के अथाह सागर में जाना है तो आपको इतिहास, उसके जिस विषय में जानना चाहते हैं उसके पहले की बातों को जरूर जानिए कि पहले उसकी क्या स्थिति थी, अर्थात उसके जो पास्ट रहा है उसके बारे में जरूर जानिए। आयुर्वेद का अधिकतर ऐतिहासिक साहित्य नष्ट होने से ही आयुर्वेद के कुछ अंगों का ज्ञान नष्ट हो गया है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सी लाइब्रेरियाँ पहले ऐसी थी जो जला दी गई थी, है ना, तो मुगलों के समय में, जिसकी वजह से जो कुछ ज्ञान था नष्ट हो गया है। ऐतिहासिक साहित्य के आधार पर ही अनुसंधान की नींव रखी जा सकती है। कोई भी रिसर्च जब करते हैं तो हम लोग रिसर्च करते समय कहीं ना कहीं हम लोग ये जरूर देखते हैं कि पहले क्या स्थिति थी। रिसर्च उसी बेस पे किया जाता है। उस पर देखेंगे ऐतिहासिक तत्वों के आधार पर क्लिष्ट सिद्धांत, क्लिष्ट मतलब जो दुर्लभ, मतलब कठिन जो सिद्धांत होते हैं, कठिन से कठिन सिद्धांतों को समझा जा सकता है। आइए बात करते हैं इतिहास के साधन और विधि, अर्थात इतिहास को हम कैसे जान सकते हैं। इतिहास को जानने के साधन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से माध्यम होते हैं, कौन कौन से टूल्स होते हैं, या कह सकते हैं मीन्स एंड मेथड ऑफ हिस्ट्री, है ना। इतिहास को जानने के साधन और माध्यम क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस फ्लो चार्ट को अगर हम समझ ले भली भांति तो हम लोग का जो इतिहास के साधन है, अर्थात मीन्स एंड मेथड ऑफ हिस्ट्री, जो कि आपके सिलेबस में है, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं विलंब न करते हुए इतिहास के साधन अर्थात मीन्स एंड मेथड ऑफ हिस्ट्री। तो देखेंगे इतिहास के साथ जानने के पहले दो साधन बताए गए हैं। पहला साधन क्या है, साहित्यिक। दूसरा है पुरातत्व संबंधित साधन। तो पहला साहित्यिक मतलब क्या होता है कि साहित्यिक मतलब होता है ग्रंथ से संबंधित। हम लोग जो कहते हैं ना कि विभिन्न ग्रंथ, जैसे अगर बात करें रामायण है, महाभारत है, वेद हैं, पुराण हैं, तो ये ग्रंथ में काउंट होती है। तो साहित्यिक संबंधित जो साधन होते हैं उसको हम लोग ग्रंथ भी बोलते हैं। ग्रंथ संबंधित साधन को हम साहित्यिक साधन कहते हैं। दूसरा क्या है कि पुरातत्व संबंधित साधन। पुरातत्व क्या होता है कि उत्खनन आदि से प्राप्त, अर्थात जो पहले की जो प्रमाण थे वो कहीं ना कहीं जो मिट्टी में दब गए, पहाड़ों के बीच में दब गए, जो बड़े बड़े गुफाएं थी, तो वहाँ पर जो चीज़ें हमारी पड़ी हुई थी वो दब गई। अब खुदाई होती है तो उसके माध्यम से ये निकलता है और प्राप्त होता है कि नहीं, पहले के समय में ऐसी मूर्तियाँ थी, ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया था, ऐसी लिपि का प्रयोग किया था। पुरातत्व मतलब आर्कियोलॉजी। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग जो बहुत से बच्चे सारनाथ में म्यूजियम में गए होंगे, और वहाँ पर जब म्यूजियम में जाते हैं तो पुरातत्व विभाग है, क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, अर्थात पुरातत्व विभाग है। वहाँ पर एक से एक जो पहले के राजा महाराजा थे या सम्राट अशोक के काल के समय का, मौर्य वंश के समय के जो भी हथियार हैं या जो भी एक से एक प्रमाण है, वहाँ जाएंगे तो अशोक सारनाथ में अशोक, ये जो मतलब बौद्ध के लिए बौद्ध का जो स्तंभ है, स्तूप है, तो बहुत से ऐसे प्रमाण हैं जो कि पुरातत्व विभाग द्वारा प्राप्त होते हैं। उस पर देखेंगे साहित्य संबंधित जो साधन होता है, पुनः उसको दो पार्ट में ब्रेक किया गया, तोड़ा गया है, यथार्थ साहित्य और प्रचलित साहित्य। यथार्थ साहित्य का मतलब धार्मिक साहित्य, यथार्थ का मतलब क्या होता है, धार्मिक साहित्य होता है। तो देखेंगे सबसे पहले हम इसके बारे में डिटेल देखते हैं। धार्मिक साहित्य क्या होते हैं। धार्मिक साहित्य यथार्थ साहित्य को पुनः दो भागों में तोड़ा गया है, ब्राह्मण ग्रंथ और अब्राह्मण ग्रंथ। ध्यान दीजिएगा, यथार्थ साहित्य को, जिसको हम लोगों ने धार्मिक साहित्य कहा है, इसको दो भागों में ब्रेक किया गया है। तो ब्राह्मण ग्रंथ और अब्राह्मण ग्रंथ। जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको पुनः दो भागों में ब्रेक किया गया है, श्रुति ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ। श्रुति का मतलब होता है सुनना। तो जो पहले की परंपरा थी बच्चों, पहले लिखने का सिस्टम नहीं था। पहले लोग कहते थे ईश्वर के द्वारा जो ज्ञान दिया गया, जो मतलब कि जो हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ समूह को श्रुति कहते हैं, है ना। तो कहते हैं प्राचीन काल में ईश्वर द्वारा शब्द कहे जाते थे। प्राचीन समय में जो ईश्वर द्वारा शब्द कहे जाते थे और ऋषि आदि उन्हें सुनते थे। भाई ईश्वर की बातों को कहते हैं ना, ऋषि लोग सुनते थे और वो अपने
कहीं न कहीं जो भी शिष्य थे उनको सुनाते थे, और जो शिष्य लोग होते थे उसको संपूर्ण जगत के लोगों को फैलाते रहते थे, ज्ञान बांटते रहते थे। तो ये उसको बोलते हैं श्रुति साहित्य, अर्थात हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में ये काउंट होते हैं। अब बात करते हैं स्मृति ग्रंथ। श्रुति ग्रंथ में मुख्यतः रूप से 4 वेद आते हैं। कौन कौन से 4 वेद कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो हम लोगों ने इसको कोड याद कैसे, RYSA, ऋषा, ऋषा, RYSA। तो ऋग्वेद, R से ऋग्वेद, Y से यजुर्वेद, S से सामवेद, A से अथर्ववेद। तो RYSA ऋषा है ना। मान लीजिए कोई नाम रिया है, उसी तरह से किसी का नाम ऋषा है, ठीक है ना। तो 4 वेद कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब बात करते हैं कि प्रत्येक जो वेद थे, चाहे ऋग्वेद हो, चाहे यजुर्वेद हो, सामवेद, अथर्ववेद हो, उसके 4 भाग हैं। 4 भाग कौन कौन से? प्रत्येक वेद के 4 भाग कौन कौन से? पहला नंबर पे संहिता, दूसरे नंबर पे ब्राह्मण, तीसरे नंबर पे आरण्यक, चौथे नंबर पे उपनिषद। उपनिषद क्या होता है? जो वेद होते हैं, वेदों के अंतिम भाग को, वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं। तो हम लोग उपनिषद को डिटेल में पढ़ेंगे। वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तो था श्रुति ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत। अब देखेंगे स्मृति ग्रंथ। तो श्रुति ग्रंथ के अलावा जितने भी ग्रंथ हैं वो सभी क्या कहलाएंगे? स्मृति ग्रंथ में कहलाएंगे। तो स्मृति ग्रंथ में हम लोग देखेंगे रामायण है, महाभारत है, पुराण है। तो पुराणों की संख्या कितनी बोली गई? 18। पुराण की संख्या कितनी बोली गई है? 18 बोली गई है। तो रामायण, महाभारत, पुराण और स्मृति, ये स्मृति ग्रंथ में आते हैं। तो उम्मीद है ये समझ में आ रहा है। उसके बाद देखेंगे जो ब्राह्मण ग्रंथ के अलावा दूसरा पार्ट था अब्राह्मण ग्रंथ। उसमें बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं और यहाँ पर जैन धर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये सब आते हैं। अब उसके बाद करते हैं यथार्थ, जो साहित्य संबंधित साधन था उसको 2 भाग में बैठकर यथार्थ साहित्य और प्रचलित साहित्य। प्रचलित साहित्य में हम लोग देखेंगे कि जो ट्रेंड था, है ना। तो जैसे यात्रा विवरण, पहला पार्ट है यात्रा विवरण। यात्रा विवरण का मतलब कुछ विदेशी लोग होते थे जो कि अलग अलग देशों में जाकर वहाँ दूसरे देशों की जो भी प्रचलित, चाहे वो सामाजिक स्थिति हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे राजनीतिक स्थिति हो, उसका वर्णन अपने पुस्तकों में लिखते थे। जैसे आपने सुनागा कि इत्सिंग अलबर्नी का काल 11वीं सदी था, 11वीं सदी था। अलबर्नी प्रश्न पूछा जाता, अलबर्नी का काल है। तो ये 11th सेंचुरी इसका समय था। तो इसमें यात्रा विवरण में 2 यात्री आते हैं मुख्य रूप से, इत्सिंग और अलबर्नी, याद रखिएगा। दूसरा है जीवन वृत्तांत। जीवन वृत्तांत का मतलब होता है जैसे किसी व्यक्ति के जीवन का दर्पण है। जीवन वृत्तांत क्या है? किसी व्यक्ति के जीवन का दर्पण है। अगर मान लीजिए बाबर के जीवन पर लिखी गई जो पूरी पुस्तक है या जो वृत्तांत, दैट इज कॉल्ड बाबरनामा। हुमायूं के जीवन या राजकाज उन्होंने किया था, तो उस पर जो किसी ने जो लिखा है दैट इज कॉल्ड हुमायूं नामा, है ना। नामा जोड़ दीजिए, बाबर नामा और हुमायूं नामा। या सिंपली हम लोग कहते हैं कि ऑटोबायोग्राफी, है ना। बायोग्राफी होती है तो ऑटोबायोग्राफी मतलब सेल्फ लिखने वाला, तो ये ऑटोबायोग्राफी के अंतर्गत एक तरह से आ जाएंगे। अब देखते हैं कि जो दूसरा लास्ट था पुरातत्व संबंधित साधन जो उत्खनन से प्राप्त हुए थे, उसमें क्या क्या चीज़ें थी। तो जब खुदाई होती है तो वहाँ पर शिलालेख मिलते हैं। तो शिलालेख में जब भी बात करते हैं तो अशोक के शिलालेखों की वर्णन होता है। अशोक के शिलालेखों पर जो शिलालेख थे, शिला मतलब पत्थर, शिला का मतलब क्या होता है? पत्थर। तो पत्थरों पे खुदाई करके पत्थरों पे उन्होंने अपना पूरा सिस्टम बना दिया था, मतलब सब कुछ लिखवा दिया था राजकाज में जो भी चीज़ें होती थी। दूसरा है स्मारक। स्मारक मतलब जो आज के समय देखें दिल्ली का लाल किला है या आगरा का ताजमहल है, तो ये कहीं न कहीं किसी के याद में है। तो जो स्मारक जो है, ये जो ताजमहल जो है अपनी बेगम के याद में बनाया था, क्योंकि वहाँ पर उनका सौध अपनाया गया है। और मुद्राएं, तो बहुत से राजा होते थे कि जो अपने पिता के, अपने बाबा के मतलब कि फ़ोटो के साथ मुद्रा चलाते थे। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे इतिहास के साधन हैं। इससे पता चलता है कि इतिहास मतलब जो आयुर्वेद का इतिहास है वो किस तरह से पहले था, जिसको हम लोग जान सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको सेक्शन समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।